हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लुई अल्थुजर को पढ़ने चल रहे हैं। 9 मार्क्सवादी विचारक हैं, संरचनावादी विचारक हैं। ठीक है, तो लुई अल्थुजर जो संरचनावादी विचारक हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फ्रांज फैनन को पढ़ लिया था और हैबरमास को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लुई अल्थुजर पढ़ेंगे। देखते हैं लुई अल्थुजर के बारे में क्या क्या लुई अल्थुजर के विचार हैं, क्या क्या इनके बुक्स हैं। एक तो सबसे पहले ये संरचनावादी विचारक है। जितने भी संरचनावादी विचारक होते हैं ये संरचनाओं पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, वैसे मार्क्सवादियों ने संरचना को ज़्यादा महत्व दिया, सॉरी 9 मार्क्सवादियों ने संरचना को ज़्यादा महत्व दिया है, आधार को कम दिया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आधार पर ज़्यादा बल किसने दिया है? आधार का मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक है, आधार के ऊपर मार्क्सवादियों ने ज़्यादा बल दिया है, जबकि वही 9 मार्क्सवादियों ने अधिसंरचना के ऊपर ज़्यादा बल दिया। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखना। तो उसमें से एक थिंकर 9 मार्क्सवादी हैं, ल्यू अल्थुइजर। तो लुई अल्थुइजर जो है संरचनावादी विचारक है। तो ये संरचनाओं की बात करते हैं कि ये बताते हैं कि कैसे कैसे संरचनाएं जो हैं, ठीक है, समाज में वैधता को स्थापित करती हैं, समाज में शोषण का कारण बनती हैं। तो इन्हीं सब संरचनाओं को समाप्त करने की बात लुई अल्थुइजर करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं कुछ उनको आप याद कर लेना। फॉर मार्क्स है, रीडिंग कैपिटल ये वाली बुक है, और आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स आप जरूर याद रखें। इसमें से फॉर मार्क्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बाकी दोनों आप जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लुई अल्थुइजर की क्या क्या की आइडियाज हैं, प्रमुख क्या क्या विचार रहे इनके। ठीक है, तो इन्होंने एक विचार दिया है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल। ठीक है, एपिस्टीमोलॉजिकल ब्रेक इसे बोलते हैं। अब क्या है एपिस्टीमोलॉजिकल ब्रेक, ज्ञान मीमांसीय अंतराल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं अपने स्लाइड्स के माध्यम से। चलिए देखते हैं। युवा मार्क्स से प्रौढ़ मार्क्स में परिवर्तन को ही ज्ञान मीमांसीय अंतराल की संज्ञा देते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे युवा मार्क्स जो था, ठीक है, जो युवा मार्क्स था, जो इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844, ठीक है, जिसमें युवा मार्क्स के विचार थे। ठीक है, युवा मार्क्स से जब मार्क्स के विचार बदलते हैं, प्रौढ़ मार्क्स में आते हैं, तो इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को ही ज्ञान मीमांसीय अंतराल की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, अब लुई अल्थुइजर के अनुसार सच्चा मार्क्सवाद प्रौढ़ मार्क्सवाद है। ठीक है, सच्चा मार्क्सवाद कैसा है? प्रौढ़ मार्क्सवाद है, क्योंकि इसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या दी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक बात आपको ये समझना है कि जो लुई अल्थुइजर हैं, इन्होंने युवा मार्क्स के विचारों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, युवा मार्क्स के विचारों को स्वीकारा नहीं है, बल्कि इन्होंने प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को एक्सेप्ट किया है। जब हम लोग मार्क्सवाद पढ़ रहे थे, ठीक है, 9 मार्क्सवाद जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पहली वीडियो या फर्स्ट स्लाइड में ही हमने दिखाया था आपको कि 9 मार्क्सवाद को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि इसमें प्रौढ़ मार्क्स के विचार आते हैं। ठीक है, मेच्योर मार्क्स आता है यहाँ पे, प्रौढ़ मार्क्स, यहाँ पे प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को पढ़ा जाता है। इस वाली वैज्ञानिक धारा में मानवतावादी मार्क्स के विचारों को अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि मानवतावादी विचारधारा को मार्क्स की कौन सी शाखा में एक्सेप्ट किया गया है मार्क्सवाद में? तो युवा मार्क्स में। ठीक है, हमने पढ़ा था 9 मार्क्सवाद की 2 धाराएं हैं, एक मानवतावादी है, दूसरी वैज्ञानिक धारा। तो लुई अल्थुइजर जो है वो वैज्ञानिक वाली धारा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चले। ठीक है, तो लुई अल्थुइजर संरचनावादी विचारक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रौढ़ मार्क्स के, पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन समझना है कि लुई अल्थुइजर जो है वो वैज्ञानिक मार्क्सवाद के विचारों को स्वीकार करता है, यानी कि प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को स्वीकार करता है। अब क्यों स्वीकार करता है, आपके सामने एक क्वेश्चन और आना चाहिए
कि यह युवा मार्क्स के विचारों को क्यों स्वीकार नहीं करता और प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को क्यों स्वीकार करता है। ये कहता है प्रौढ़ मार्क्स के विचार ज़्यादा अच्छे इसलिए हैं क्योंकि यह समाज कैसे परिवर्तित हुआ, समाज में, सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, इसकी मार्क्स ने वैज्ञानिक व्याख्या दी है। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है कि यही वाली ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ विचार हैं, उसके बारे में करके पढ़ते हैं। ये कह रहा है समाज में परिवर्तन की कुछ बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, उसी संरचना के बारे में ये कह रहा है। एक पहली संरचना होती है वैचारिक संरचना। अब देखिए इसमें क्या है, वैधता मूलक संरचना को ही वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं कहता है। अब मैंने आपको बताया था कि समाज, जब ग्रामसी हम पढ़ रहे थे, तो एक बार ग्रामसी की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर ग्रामसी को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लुई अल्थुइजर के अनुसार ये संरचनाएं व्यक्ति की मौलिकता को नष्ट कर देती हैं, उसके बहुल विषयक विचारों को एकल निश्चित विचारों में ढालने का प्रयास करती हैं। कौन सी संरचनाएं? वैचारिक संरचनाएं। ठीक है, ये कह रहा है वैचारिक संरचनाएं क्या करती हैं, व्यक्ति के अलग अलग विचारों को समाप्त करके केवल एक ही विचार को बढ़ावा देती है। वो कौन सी विचार है? वो है पूंजीवादी या कैपिटलिज्म आइडिया, पूंजीवादी विचारों को ही बढ़ाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो लुई अल्थुइजर कहता है ये सब संरचनाओं के कारण हो रहा है। ठीक है, उसने बताया समाज में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आने के 3 कारण हैं, वैचारिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक संरचना है और आर्थिक संरचना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा राजनीतिक संरचना क्या है। इसमें क्या होता है, बल प्रयोग मूलक संरचनाओं को दमनकारी राज्य मूल्यांकन संरचनाएं कहता है। ठीक है, अल्थुइजर के अनुसार वैधता मूलक और बल प्रयोग मूलक संरचनाएं क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। वैधता मूलक संरचना कौन सी होती है? नागरिक समाज। नागरिक समाज क्या है? वैधता मूलक संरचना है, जिसमें परिवार, स्कूल, चर्च, ये सब आते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बल प्रयोग मूलक संरचनाएं कौन सी हैं? राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसमें सेना, पुलिस, प्रशासन, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो लुई अल्थुइजर कहता है कि संरचनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि वैधता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना दोनों क्या है? जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करना है, जब तक आप डीप में चीजों को समझेंगे नहीं। ठीक है, अब आपको वैधता मूलक संरचना के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता वैधता मूलक संरचना जो हमने ऊपर पढ़ा, वैधता मूलक संरचना को ही नागरिक समाज के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मैं एक ग्राफ में समझाने की कोशिश करूं, जब आपको मैंने ग्रामसी पढ़ाया था तो वहां पे हमने सारी चीजें चर्चा की थी। देखिए, ठीक है, देखिए ये ग्रामसी ने क्या बोला था यहाँ पे, संरचना 2 तरीके की होती है। तो वैधता मूलक संरचना कौन सी होती है? यही वैधता मूलक संरचना तो यही है, नागरिक समाज। फिर बल प्रयोग मूलक संरचना कौन है? राजनीतिक समाज। तो लुई अल्थुइजर भी तो यही कह रहा है कि वैधता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनमें अलगाव नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के जुड़ाव के कारण ही जो शासक वर्ग होता है वह समाज पर अपना पूरा आधिपत्य बनाए रखता है। तो चीजों को आप समझें, रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, और अब देखिए फिर इसी दोनों बातों को क्या बोल रहा है, इसी बात को कह रहा है कि इसे ही पूछताछ कहता है। ठीक है, यानी लुई अल्थुइजर क्या बोल रहा है, लुई अल्थुइजर कह रहा है कि वैधता मूलक समाज और बल प्रयोग मूलक समाज, ठीक है, दोनों संरचनाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलता है? वो पूछताछ की प्रक्रिया, कॉल्ड इंक्वायरी बोलता है। कभी क्वेश्चन आ जाए पूछताछ की प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो पूछताछ की प्रक्रिया का संबंध किससे है? लुई अल्थुइजर से है। लुई अल्थुइजर कैसे विचारक हैं? तो लुई अल्थुइजर जो है वो संरचनावादी विचारक हैं। लुई अल्थुइजर जो है मार्क्स के वैज्ञानिक सिद्धांतों को मार्क्स के वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, युवा मार्क्स के विचारों को ये नकारते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको क्वेश्चन के तौर पर आपको याद होना चाहिए। आप चाहे याद करें, जैसे मर्जी आप करें, लेकिन ये सब नेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं और आते भी रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से हल्के में न ले किसी भी क्वेश्चन को। जब भी जून के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जून का पेपर जो होता है हमेशा वो टफेस्ट होता है, और जून में इस तरीके से क्वेश्चन डीप में जाके पूछेगा। तीसरी संरचना कौन सी बताता है?
कहता है कि समाज में तीसरी जो संरचना होती है वो आर्थिक संरचना या अति निर्धारणवाद की संरचना होती है। अब अल्थ्यूजर के अनुसार आधार और अधिरचना क्या होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रामसी ने बताया था, एक आधार होता है, दूसरा अधिसंरचनाएं होती हैं। ठीक है, दोनों में ही अंतर विरोध पाए जाएंगे, लेकिन बहुत कम, लेकिन दोनों जुड़े हुए होंगे आपस में। ठीक है, आधार और अधिसंरचना क्या होती हैं, दोनों जुड़े हुए होंगे, लेकिन दोनों में क्या होगा, अंतर विरोध पाया जाएगा। यह अंतर विरोध जुड़ते चले जाते हैं, यह संयोगवश होते हैं। ठीक है, यह जानबूझकर अंतर विरोध नहीं होता आधार और अधिसंरचना में, बल्कि यह एक संयोग के कारण एक ऐसे ही एक्सीडेंटली हो जाता है। ठीक है, फिर इसे ही वह अति निर्धारणवाद क्या नाम देता है। लुई अल्थ्यूजर अति निर्धारणवाद की नाम किसे देता है, वो कहता है कि आधार और अधिसंरचनाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इसे आपस में जुड़े होने के लिए कोई लॉजिक रीजन नहीं होता, बल्कि ये एक को इंसिडेंट है, ये एक घटना की वजह से ऐसी अपने आपस में ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार लुई अल्थ्यूजर जो है सामाजिक परिवर्तन की बहुकारिकीय संकल्पना अपनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लुई अल्थ्यूजर कह रहा है कि समाज में परिवर्तन के लिए एक ही कारक नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ आर्थिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक कारक होते हैं। ठीक है, कुछ अधिसंरचनाएं होती हैं। तो इन सब मिल करके क्या होता है, इन सब चीज़ों से ही समाज में जो है संरचनाओं का निर्माण होता है, समाज में शासक वर्ग जो है अपना आधिपत्य बनाए रखता है। अब देखते हैं अगले थिंकर हमजा अलवी। ठीक है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड थिंकर हैं, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये अमेरिका में जाकर के बस गए, वहाँ की नागरिकता वगैरह ले ली इन्होंने। ठीक है, तो अपना सारा जीवन इन्होंने अमेरिका में बिताया, बट इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। अब हमजा अलवी के बारे में आपको पढ़ना क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, उन्होंने हमजा अलवी के बारे में आपको नव उपनिवेशवाद और विकासशील देशों के ऊपर कैसे कैसे शोषण किया जाता है। ठीक है, तो हमजा अलवी ने जो बेसिकली जो अपना सिद्धांत दिया है, नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत दिया है एक तो। दूसरा इन्होंने बताया कि नव उपनिवेशवाद कैसे आ रहा है आज के टाइम पे। ये कह रहे हैं कि जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो विकासशील देशों में जा करके उनकी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा शैली को प्रभावित करती हैं और एक नया उपनिवेश बनाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे वो पुराना उपनिवेशवाद संभव नहीं है, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना उपनिवेश बनाया था, तो आज वो फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो आज नव उपनिवेशवाद आ चुका है। नव उपनिवेशवाद में बाजार अर्थव्यवस्था के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, वित्तीय ऋण के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से विकसित देश जो है विकासशील देशों के ऊपर अपना आधिपत्य बना रहे हैं। इसी आधिपत्य को नव उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, द न्यू लेफ्ट। ठीक है, न्यू लेफ्ट नाम करके एक इन्होंने अपनी मैगजीन लिखी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी इनकी कुछ बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये देखते हैं, कैपिटलिज्म एंड कोलोनियल प्रोडक्शन। ठीक है, पीजेंट एंड रेवोल्यूशन साउथ एशिया, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज साउथ एशिया, ये वाली इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। ठीक है, नीचे वाली दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है, और ये वाली तीन बुक्स तो आपको याद रखने हैं, बाकी और वाली याद हो चाहे ना हो। ठीक है, फिर पोस्ट कोलोनियलिज्म सोसाइटीज बांग्लादेश व पाकिस्तान, तो ये तीनों बुक्स क्या करना है आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमजा अलवी के बारे में तो ये विचार रहे हैं, कुछ हम इनके विचारों को, आइडियाज को देखते हैं कि क्या क्या आइडियाज इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है। पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव, पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद यानी कि अब देखिए, जैसे पहले क्या था, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब सीधा सा अगर समझें
तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में, ठीक है, आज के समय में कैसे कैसे उपनिवेशवाद बनाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि नव उपनिवेशवाद इसे कह सकते हैं, ठीक है, या मॉडर्न कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं इसको हम, कि पहले जैसे कि 1947, ठीक है, 1947 से लेके 1955 तक लगभग जितने भी विश्व के देश थे वो 90% जो कंट्रीज थी वो फ्री हो चुकी थी, वो आज़ाद हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या होता है, इसके बाद कैसे कैसे विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों के ऊपर, विकासशील देशों के ऊपर वो कैसे कैसे किस तरीके से अपना उपनिवेशवाद दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर औपनिवेशिक काल में 4 शोषक वर्ग आए, ठीक है। कौन कौन से शोषक वर्ग हैं? बाह्य पूंजीवाद वर्ग, इसको एमएनसीज बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बोल सकते हैं, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोल सकते हैं। दूसरा फिर आंतरिक पूंजीवाद वर्ग है। आंतरिक पूंजीवाद वर्ग में जो देश में ही, जैसे कि टाटा, ठीक है, रिलायंस, जियो, अंबानी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आंतरिक पूंजीवाद है, ठीक है। फिर नौकरशाही, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। और चौथा नंबर नेता, लीडर। तो ये सब मिलके कैसे नए नए उपनिवेशवाद को बना रहे हैं, कैसे कैसे ये शोषक वर्ग के रूप में काम कर रहे हैं। पहले तो एक समय था जब बाहरी देश, विदेशी लोग आकर के हमारा शोषण करते थे, लेकिन आज उतना खतरा विदेशियों से नहीं है जितना कि आंतरिक शोषक के रूप में अलग अलग चीजें सामने उभर के आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, हमजाल भी क्या बता रहे हैं, हमजाल भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जैसे से भारत, मान लीजिए भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद से कैसे कैसे कॉलोनी बन रही है भारत के पास, ठीक है, भारत को कैसे दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का योगदान है, विकासशील विकसित देश जो हैं बाहर से आकर के भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर वहीं दूसरी तरफ आंतरिक पूंजीवाद जो है, आंतरिक पूंजीवाद में जैसे इंटरनल कैपिटलिज्म क्लास, जैसे कि आपके अंबानी, अडानी, ना महिंद्रा, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, टाटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या करती हैं, ये सब गरीबों का शोषण करती हैं, ठीक है। तो उत्तर औपनिवेशिक काल का मतलब कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे चल के देखेंगे नौकरशाही क्या करती है, नौकरशाही जनता का शोषण करती है ना। फिर नेता क्या करते हैं, नेता सारा जनता का पैसा लूट करके जनता को गरीब बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब शोषण के नए नए तरीके हैं। तो इसी को ही उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण में रखता है हमजालवी। अब इसी शोषण के कारण क्या कह रहा है, इसी शोषण के कारण राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की समस्या बनी हुई है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की समस्या क्यों बनी है, क्योंकि एक तो कह रहा है ये शोषण हो रहा है देश में, दूसरी बात कह रहा है कि विविधताएं जिस देश में जितनी ज़्यादा विविधताएं होंगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, वो राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। विविधता कम होगी तो राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाएगा, विविधता ज़्यादा होगी तो राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब देखिए हमजालवी क्या बोल रहे हैं आगे, कि भारत में राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण में बाधाएं क्यों आ रही हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो वो कहता है कि राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण जो है विविधता के कारण पूरी तरीके से भारत में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग हैं। तो इसी भाषा और संस्कृति के कारण क्या होता है, भारत में एकता का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब में अकाली दल प्रभावी है, पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही है, पश्चिमी यूपी में आप देखेंगे हरित प्रदेश की मांग उठ रही है, पूर्वोत्तर में देखेंगे एक अलग पूर्वांचल की मांग उठ रही है। तो इस तरीके से क्या है, सामाजिक विखंडन पैदा हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा है जितनी भी संस्कृतियां, जितनी ज़्यादा विविधताएं होंगी जिस देश में, उतना ही ज़्यादा वो देश क्या होगा, टूटेगा, और वहाँ पे राष्ट्र निर्माण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आगे कह रहा है धार्मिक प्रतीकों की राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में प्रयोग करना, यह भी क्या है, एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में बाधाएं बन के सामने आती हैं। फिर जैसे कि कह रहा है कि लास्ट में इसने एक पॉजिटिव अप्रोच दिया
ठीक है। इसने एक सकारात्मक अप्रोच दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला युवा तर्क भारत में विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में क्या होगा, भारत में राष्ट्र और राज्य निर्माण का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये नहीं रुकेगा। तो इसने अंत में एक पॉजिटिव अप्रोच दे दिया कि वैज्ञानिक तर्क वाला व्यक्ति भी रहता है भारत में, जो युवा वर्ग है, तो उसकी वजह से क्या होगा, भारत में राष्ट्र और राज्य निर्माण का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब तीसरा इन्होंने आइडिया दिया कि पाकिस्तान संबंधी राज्य व राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आ रही। इसने बताया हमजालवी ने कि पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है इसे, ठीक है। इसने बताया कि जब तक जिन्ना थे, ठीक है, जब तक पाकिस्तान में जिन्ना थे, जिन्ना एक तो धर्मनिरपेक्षवादी थे, सेकुलर थे वो, ठीक है। सेकुलर होने के कारण वहाँ पे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चालू थी, लेकिन जैसे ही जिन्ना की मौत होती है, जिन्ना की मौत के बाद वहाँ पे कट्टर जो है इस्लामिक ताकतें प्रभावी हो गई, जिसके कारण पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। आप देखेंगे पाकिस्तान में कभी सैन्य शासन रहा है, कभी लोकतंत्र आया है, कभी फिर सैनिक शासन, कभी फिर तानाशाही शासन, इस तरीके से कभी भी जो है वो प्रॉपर तरीके से लोकतंत्र वहाँ पे विकसित नहीं हो पाया, कभी भी वहाँ पे राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो पाया। फिर दूसरी तरफ कहता है कि वैश्वीकरण के कारण भी बाहरी पूंजीवादी जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, और आंतरिक पूंजीवाद जो पाकिस्तान के अंदर जो अमीर वर्ग हैं, ठीक है, उनके साथ क्या है, महानगरीय क्षेत्र में शोषक वर्ग भी उभर रहा है। इन सब के शोषण के कारण भी क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान में राष्ट्र और राज्य निर्माण का प्रक्रिया जो है बहुत स्लो हो चुका है, और अब आगे ऐसी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्र और राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। पाकिस्तान में राष्ट्र और राज्य निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियां हैं, एक तो कहता है कट्टरवादी इस्लामी ताकतें हैं, दूसरा कह रहे हैं वैश्वीकरण के कारण विकसित देश क्या कर रहे हैं, जैसे कि चाइना को देख लीजिए, चाइना ने पाकिस्तान का क्या कर लिया है, पूरी तरीके से शोषण कर लिया है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण भी जो चाइना व्यापार के माध्यम से, कर्ज के माध्यम से, लोन के माध्यम से आज पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है, तो पाकिस्तान कभी भी अब नहीं उभर सकता। तो ये हमजालवी के कुछ विचार थे, ठीक है। उन्होंने भारत के संबंध में बताया कि भारत में राष्ट्र राज्य निर्माण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। फिर पाकिस्तान के संबंध में इन्होंने कुछ विचार दिया कि पाकिस्तान में राष्ट्र राज्य निर्माण क्यों नहीं हो रहा। फिर अब देखते हैं एरिक फ्रॉम, ठीक है, ये जर्मनी के नौ मार्क्सवादी विचारक थे। इनके कुछ विचार हैं जैसे अस्तित्व होना, सामाजिक चरित्र, स्वतंत्रता और सुरक्षा का विचार, ठीक है, मनोविदलता का विचार, मनोविदलता को सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है, एक मानसिक बीमारी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अस्तित्व होना क्या है। अस्तित्व होने का मतलब है कि मानव के अंदर नैतिकता का होना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं है तो क्या उसका अस्तित्व है? नहीं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मूल्य नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो एक पत्थर के समान है, ठीक है। व्यक्ति का अस्तित्व क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज होते हैं, उसके अंदर मूल्य होते हैं, उसके अंदर दया होती है, उसके अंदर करुणा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी उसका अस्तित्व माना जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है सामाजिक चरित्र। सामाजिक चरित्र के इसके ऊपर क्या विचार दिए? मार्क्स से प्रभावित होकर कहता है कि उत्पादन का तरीका सामाजिक चरित्र और व्यवहार निर्धारित करता है, ठीक है। तो सामाजिक चरित्र को लेकर ये मार्क्स से प्रभावित है। ये कह रहा है कि जैसे ही उत्पादन का तरीका होगा, ठीक है, यानी कि जैसे समाज में उत्पादन होगा, जिस तरीके से, अगर समाज में उत्पादन जो है वो दास के द्वारा हो रहा है तो समाज का स्वरूप क्या होगा? दास प्रथा होगा। अगर समाज में उत्पादन किसानों के द्वारा हो रहा है तो समाज का स्वरूप कैसा होगा? सामंतवादी होगा समाज। अगर समाज में उत्पादन जो है मजदूरों के द्वारा हो रहा है, या फिर समाज में उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो समाज कैसा होगा? पूंजीवादी समाज होगा, ठीक है। मार्क्स ने यही तो बताया था। फिर इन्होंने यही बताया कि उत्पादन के तरीके से समाज का चरित्र निर्धारित होगा और समाज में कैसे व्यवहार किया जाएगा, ये सारी बातें उत्पादन के तरीकों पर निर्धारित होंगी, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पर डिटरमाइन करेगा ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर एरिक फ्रॉम ने स्वतंत्रता के ऊपर बात की है। स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता और सुरक्षा का जो विचार है, ठीक है, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी का जो आइडियाज है इनका, सबसे ज़्यादा मुख्य विचार है इनका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जब अब मैंने आपको लिबर्टी वाला पार्ट पढ़ाया होगा
लिबर्टी का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको एरिक फ्रॉम जरूर पढ़ाया होगा, ठीक है। फिर इनका एक अलग थियरी है मनोविदलता का सिद्धांत, ये वाला नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरी ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है। सिजोफ्रेनिया का मतलब है, इन्होंने ये बोला कि व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति पूंजीवाद के कारण, ठीक है, पूंजीवाद के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ा रहता है और वह अपने आध्यात्म के बारे में, अपनी संरचनाओं के बारे में, अपनी नैतिकता के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सब कुछ भूल जाता है। अंत में वह अपने आप को भी, अपने आप से भी वह पराया हो जाता है। उसको ये नहीं पता चलता कि वह भौतिक वस्तुओं के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसने अंत में अपने परिवार को छोड़ दिया है ना। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, जिसका वह शिकार हो जाता है, जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति एक मानसिक रोगी बन जाता है, ठीक है। यह मानसिक रोगी बनता क्यों है, क्योंकि पूंजीवाद के आने के कारण, पूंजीवाद के आने के कारण व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहता है, भौतिक इच्छाओं में लीन रहता है, वह अपनी सृजनात्मक शक्ति को नहीं बढ़ाता है, नहीं बढ़ा पाता है, ठीक है। तो कुछ इनकी बुक्स हैं, ये देख लेते हैं, जैसे एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर फियर ऑफ फ्रीडम, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैचिंग के लिए आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2010 या फिर 2011 या 15 तक के क्वेश्चन में ऐसे ही ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। अब एरिक फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और फ्रीडम टू सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर करते हैं। एरिक फ्रॉम कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता अलग होती है और नकारात्मक स्वतंत्रता अलग होती है। अगर आपको सकारात्मक और नकारात्मक लिबर्टी के बारे में नहीं पता तो आप जाके लिबर्टी वाला चैप्टर प्लीज देखें, तब इस वाले चैप्टर को देखें, ठीक है। अब फ्रॉम के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, क्योंकि ये नौ मार्क्सवादी है, नौ मार्क्सवादी सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देंगे, वहीं उदारवादी किस पर बल देंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता पर, ठीक है, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी किया जा सकता है, कुछ सकारात्मक भेदभाव भी होता है, जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके साथ कुछ ऐसा प्रावधान भी किया सकता है जिनको समाज में समानता लाने के लिए, ठीक है। फिर एरिक फ्रॉम का कहना है कि मनुष्य सुरक्षा की खोज में स्वतंत्रता को क्या कर चुका है, भूल चुका है, खो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं। यह कथन किसका है कि मनुष्य जो है सुरक्षा की खोज में अपनी स्वतंत्रता को भूल गया है, तो एरिक फ्रॉम का कहना है, ठीक है। एरिक फ्रॉम ने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर किया है। अब देखिए, स्वतंत्रता की समाप्ति निरंकुशवाद या सत्तावाद को बढ़ावा देती है। ये कह सीधी सी बात है, कहीं पे भी अगर स्वतंत्रता नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी आपको, तो वहाँ पे निरंकुशता अपने आप आ जाएगी। आपको अगर बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उन पर अगर कंट्रोल कर दिए कोई, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था या सत्तावादी शासन व्यवस्था या तानाशाही शासन व्यवस्था का आगमन हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं मनोविदलता वाला सिद्धांत क्या था, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। एरिक फ्रॉम के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य को सृजनात्मक गतिविधि में क्या करती है, बाधा डालती है। यानी अगर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, व्यक्ति के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसमें बाधा कौन डालता है, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति की सृजनात्मकता को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यही बात तो यही बात तो युवा मार्क्स भी कह रहा है ना अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 में। यही बात तो युवा मार्क्स के विचार भी कहते हैं। उसे दूसरों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने से रोकती है और अपने आप से विमुख करके उसे आत्म छवि को धूमिल कर देती है। तो पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद कहता है कि एरिक फ्रॉम कह रहा है पूंजीवाद जो है अच्छे सामाजिक संबंधों को निर्माण करने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है,
व्यक्ति अपने आप से धीरे धीरे क्या होता है, अकेलापन आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और उसकी जो सेल्फ इमेज है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। वह अपने सगे संबंधियों से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि पूंजीवाद के कारण वह भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा रहता है। जो उसके समाज है, जो उसका परिवार है, इससे वह बिल्कुल क्या होता है, धीरे धीरे अलग हो जाता है। और ऐसी एक परिस्थिति आती है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, मनुष्य बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी अलगाव को ही क्या बोलता है, वो सिंजोफ्रेनिया बोलता है। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक मनुष्य केवल सामाजिक सांस्कृतिक बंधन से अपने आप को मुक्त अनुभव नहीं करता, बल्कि वह बंधन से छूटकर एकदम अकेला हो जाता है। आधुनिक मनुष्य कहने का मतलब जो आज का मनुष्य, जो पूंजीवादी युग का मनुष्य है, वह केवल सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन से अपने आप को मुक्त अनुभव नहीं करता, यानी कि वह अकेला अनुभव नहीं कर रहा है कि मैं समाज से अलग हूँ, मैं संस्कृति से अलग हूँ। वो तो अनुभव कर ही रहा है, लेकिन वो क्या होता है, बल्कि एक ऐसी अवस्था आती है कि धीरे धीरे वह क्या करता है, पूरे समाज के बंधन से अलग होकर के वह एकदम अकेला फील करता है। और इसी अकेले, जब यह अकेलापन उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एक उसके अंदर एक सिंजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी पैदा होती है, जो मानसिक बीमारी है। ठीक है, इसी को वह मनोविदलता कहता है। तो आपको इतना मनोविदलता पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए तो क्या पूछेगा, अकेलापन। ठीक है, तो आपको मनोविदलता क्या, किसको याद रखना है, सिजोफ्रेनिया याद रखें। किसने दिया, एरिक फ्रॉम ने। बस इतना आपको याद रखना है। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए, इस पूंजीवादी दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या तरीका अपनाना होगा। तो इससे बचने के लिए सब कह रहा है कि एक तरीका यह होगा कि यह व्यक्ति सहज, स्नेह तथा रचनात्मक कार्य के माध्यम से अपने आप को विश्व के साथ क्या कर ले, फिर से जोड़ ले। ठीक है, यानी कि एरिक फ्रॉम बता रहा है कि अगर आपको सिजोफ्रेनिया से बचना है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया से अगर बचना है, मनोविदलता से बचना है, तो आपको रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे, आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा, आपको परिवार से जुड़ना पड़ेगा, आपको पूंजीवाद का विचार क्या है, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद जब जब रहेगा तब तब आप अकेलापन फील करेंगे। तो ये तो पूंजीवाद के दुष्प्रभाव हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी, पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद कह रहा है कि सृजनात्मकता को खत्म कर देता है। आपके अंदर जो परिवार में रहने से, जो दादा नानी की कहानियां सुनने की जो आपको आदत थी, ठीक है, दादी और नानी की कहानियां जो सुनने की आदत थी, उस पूंजीवाद ने क्या कर दिया है, उस पूंजीवाद ने उन कहानियों को समाप्त करके, है ना, अब कहाँ पे ला दिया है आपको, पबजी पर ला दिया है। पबजी गेम खेलो, फ्री फायर खेलो, GTA 5 खेलो, है ना, ये इन सब पे ला दिया है आपको। तो कहने का मतलब है कि इसी पूंजीवाद को हमें समाप्त करना है, और हमें फिर से अपनी सृजनात्मकता को वापस लाना है, हमें फिर से परिवार से जुड़ना है, हमें फिर से अपने रचनात्मक कार्यों को स्टार्ट करना है, जिससे हम इस पूंजीवाद के दुष्प्रभाव से बच सके, जिससे हम इस मनोविदलता के दुष्प्रभाव से बच सके। अब देखिए, एरिक फ्रॉम का संपूर्ण चिंतन समकालीन विश्व में व्यक्ति और समाज के टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल गलत करोगे, पता है मुझे। ठीक है, अब इतनी देर से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका निष्कर्ष क्या है, एरिक फ्रॉम यही बताना चाह रहा है कि जो पूंजीवाद ने, ठीक है, जो पूंजीवाद ने क्या किया है, जो व्यक्ति को समाज से तोड़ दिया है, यानी कि पूंजीवाद ने व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं का दास बना दिया है। भौतिक इच्छाएं बढ़ने के साथ वह क्या हो चुका है, समाज से अलग हो चुका है। क्यों अलग हो चुका है, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है, और धीरे धीरे परिवार से अलग हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति अपने आप से अलग हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब पूंजीवाद के कारण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एरिक फ्रॉम नौ मार्क्सवादी विचारक है, तो वह पूंजीवाद के दुष्प्रभाव को ही बताएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो एरिक फ्रॉम का जो संपूर्ण चिंतन है वो यह कहना चाहता है कि पूंजीवाद को समाप्त जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक जो है व्यक्ति और समाज के जो संबंध है वो दोबारा से वापस नहीं आ सकते। हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पूंजीवाद को समाप्त करना। पूंजीवाद जैसे समाप्त होगा, व्यक्ति पुनः क्या हो जाएगा, प्रकृति की तरफ लौट आएगा। ठीक है, प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है व्यक्ति पुनः समाज से जुड़ जाएगा, व्यक्ति पुनः परिवार से जुड़ जाएगा, व्यक्ति पुनः जो है अपने सहचरों से, साथियों से, अपने जो उसकी सृजनात्मकता थी उससे दोबारा से वो जुड़ जाएगा,
तो कहने का मतलब है यही है कि समाज से दोबारा से जोड़ने का तात्पर्य यही था, ठीक है, व्यक्ति और समाज को दोबारा से जोड़ना है एरिक फ्रॉम का। अगर पूरी बात की जाए, अगर इसके संपूर्ण चिंतन का अगर बात किया जाए, तो एक बात हम कह सकते हैं कि एरिक फ्रॉम का जो दृष्टिकोण है वो पूंजीवाद को समाप्त करना है। क्यों करना है? क्योंकि पूंजीवाद क्या कर रहा है, पूंजीवाद जो है व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं का दास बना दिया है, जिससे व्यक्ति समाज से कट गया है, ठीक है। और इसी पूंजीवाद को हम समाप्त करके व्यक्ति को दोबारा हम क्या कर सकते हैं, समाज से जोड़ सकते हैं, उसकी जो मनोविदलता की बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब कैसे आप सीखते हैं वो आपके ऊपर है, चाहे आप रट के सीखो चाहे आप समझ के सीखो। जब तक आप समझेंगे नहीं, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, रटने वाले व्यक्ति एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। मैंने भी एग्जाम में 1-2 बार रटने की कोशिश की थी, रटी वाली चीज़ें कभी एग्जाम में आती नहीं है, आ भी जाएंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जब तक चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक आप कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी। अगर आपको मैं दोबारा से एक बार फिर से बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एरिक फ्रॉम का जो पूरा जो एंटायर उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसका संपूर्ण चिंतन है, ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो कह रहा है व्यक्ति और समाज में जो संबंध टूट गए थे पूंजीवाद के आने के कारण, उन संबंधों को दोबारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है वो, ठीक है। तो यही सारी उसके संपूर्ण चिंतन का आधार है। अब अगले थिंकर हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे, 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। तो एक तो 9 मार्क्सवादियों की आपको लिस्ट होनी चाहिए पता कि कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं, कौन कौन सी थिंकर्स हैं, ठीक है। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने तर्क दिया है कि पूंजीवाद ने जनसंचार साधनों, ठीक है, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदन शून्य बना दिया है, क्योंकि वह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है, जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल होता है। देखिए हर्बर्ट मार्क्यूजे भी क्या बताएगा, जितने भी 9 मार्क्सवादी थिंकर होंगे सबको एक ही काम मिला हुआ है, आपको पूंजीवाद की आलोचना करना है, ठीक है। अगर किसी ने पूंजीवाद की प्रशंसा कर दी तो वह 9 मार्क्सवादी या मार्क्सवादी नहीं बल्कि उदारवादी विचारक हो जाएगा, पूंजीवादी विचारक हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अलग कैटेगरी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी 9 मार्क्सवादी विचारक हैं उन सब ने क्या किया है, पूंजीवाद की आलोचना की है, पूंजीवाद के दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। तो यही हर्बर्ट मार्क्यूजे भी बता रहे हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे की एक फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन, वन डायमेंशनल मैन, एक विमीय मानव, एक विमीय मानव। क्या होता है इसका मतलब मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। वन डायमेंशनल भी पूंजीवाद के ही कारण हुआ है व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए हर्बर्ट मार्क्यूजे क्या बता रहे हैं कि हर्बर्ट मार्क्यूजे कह रहे हैं कि एक सेकंड थोड़ा सा, हर्बर्ट मार्क्यूजे कह रहे हैं पूंजीवाद ने क्या किया है, पूंजीवाद ने मास कम्युनिकेशन का इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि समाज में अगर शोषण हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है तो उस शोषण को वो ज़्यादा बड़े प्रचार प्रसार के रूप में आगे नहीं आने देता, ठीक है। उस शोषण को वो दबा देता है कि किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या बता रहा है कि कह रहा है कि जितने भी जनसंचार के साधन हैं, ठीक है, वो पूंजीवाद के हितों के लिए काम करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो पीड़ित वर्ग, समाज के जो पीड़ित वर्ग हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका जो असंतोष है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर आगे चल के व्यक्ति भी क्या हो जाता है, तुच्छ भौतिक वस्तुओं को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी भौतिक वस्तुओं से व्यक्तियों को संतुष्ट करना आसान होता है। अगर मान लीजिए कि आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर आपके घर से कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो मान लीजिए अगर उसकी फैक्ट्री में काम करते हुए डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आपने आंदोलन कर दिया हम फैक्ट्री में, अगर फैक्ट्री का मालिक पूंजीपति आएगा आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप इस भौतिक वस्तु के शिकार हो जाएंगे, है ना, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप इस आंदोलन को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पूंजीवाद कैसे मैनेज कर लेता है ये बताया गया इसमें, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, अगर आपको किसी ने, मान लीजिए किसी अमीर व्यक्ति ने आपको अपमानित किया है सबके सामने, ठीक है, बट वो 10 मिनट के बाद आपको एक आईफोन उठा के दे देता है, ठीक है, आईफोन 15 दे देता है, 15 प्रो मैक्स, ठीक है।
दे देता है तो आप क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, तुम भी गलती कर दिए, है ना। तो क्या हो जाता है, तो व्यक्ति जो है भौतिक इच्छाओं का दास बन जाता है ना, जिससे भौतिक पूंजीवादी या भौतिकवादी वस्तुओं से व्यक्ति जल्दी संतुष्ट हो जाता है और वो फिर पूंजीवाद की जो दुष्प्रभाव है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जब मनुष्य जो है भौतिक इच्छाओं का दास हो जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य का जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है उसकी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर उसकी पर्सनालिटी एक ही आयाम की रह जाती है, फिर वन डायमेंशनल हो जाती है, ठीक है, वन डायमेंशनल हो जाती है। जो व्यक्ति का बहुआयामी चरित्र था, व्यक्ति का बहुआयामी व्यक्तित्व था, वो धीरे धीरे पूंजीवाद के कारण क्या होता है, समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अब एक ही आयाम में आगे बढ़ता है, एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। कौन सी दिशा में, पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं एक बार। फिर इस तरह से एक उपभोक्ता संस्कृति या कंज्यूमर कल्चर मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो गई है, जिसने उसकी सृजनात्मकता, स्वतंत्रता के विचार को बहुत पीछे धकेलकर उसे एक आयामी मनुष्य बना दिया है। अब देखिए पूंजीवादी संस्कृति के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य का जो बहुआयामी विचार था, मल्टी डायमेंशनल जो आइडियाज थे व्यक्ति के, वो समाप्त हो गए हैं, ठीक है। और मनुष्य अब कहाँ पे चला गया है, एक ही डायमेंशनल में चला गया है, मल्टी डायमेंशनल को छोड़ करके वन डायमेंशनल में मैन आ गया है। ये इसकी बुक भी है, ठीक है। या फिर एक आयामी मनुष्य कभी कभी हिंदी में आता है, हिंदी में भी नेट में ऐसा इस तरीके से पूछा गया है, वन डायमेंशनल ना करके कभी एक आयामी मनुष्य के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। या फिर एक विमीय, आयामी की जगह कभी कभी विमीय शब्द पूछ लेता है। इस तरीके शब्दों पर आप पकड़ अपनी बना के रखें, ठीक है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे क्या बोल रहा है, हर्बर्ट मार्क्यूजे ये बताने का कोशिश कर रहा है कि मनुष्य जो है पूंजीवाद के कारण क्या हो चुका है, भौतिक वस्तुओं का गुलाम हो चुका है। मनुष्य अपनी सृजनात्मक शक्ति को खो चुका है और वह जो उसका मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव था, जो मल्टी डायमेंशनल उसकी पर्सनालिटी थी, वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, अब मल्टी डायमेंशनल खत्म होके अब व्यक्ति वन डायमेंशनल में चला गया है, अर्थात वह पूंजीवाद का शिकार हो चुका है। अब वह और समाज के बारे में नहीं सोच सकता, परिवार के बारे में नहीं सोच सकता, बल्कि एक ही तरफ वह सोचता है, वह है पूंजीवाद, ठीक है। पूंजीवाद की तरफ सोचता रहता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है ना। कहने का मतलब है कि एक ही डायमेंशनल में वह है। अब देखिए ये फेमस स्टेटमेंट है, कोटेशन है, ठीक है। इस तरीके से कोटेशन एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ वहाँ से उठा के सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह उसके आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को भूल गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है आज का, वह पूंजीवाद, सोने के पिंजरे का मतलब, ठीक है, पूंजीवाद के चक्कर में, भौतिक वस्तुओं के चक्कर में क्या हो चुका है, उसके आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह जो उसकी सृजनात्मक शक्ति थी, जो उसकी क्रिएटिविटी थी मुक्त आकाश में उड़ने वाली, उन सबको क्या हो करके, उन सबको भूल करके अब वह कहाँ जा चुका है, अब वह एक डायमेंशनल में जा चुका है, एक विमीय दिशा में जा चुका है, ठीक है, वन डायमेंशनल हो चुका है। वो क्यों हो चुका है, क्योंकि अब वह भौतिक वस्तुओं के जाल में फंस चुका है, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में फंस चुका है, सोने के पिंजरे के आकर्षण में चला गया है। उसको अब यही लग रहा है कि यही सोने का पिंजरा सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोटेशन के तौर पे आप याद रखें, मैंने कोटेशन को थोड़ा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, पूंजीवाद समाज, इससे मनुष्य न केवल, देखिए पूंजीवादी समाज क्या है, इसमें मनुष्य न केवल अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि वह इसे खो भी चुका है, ठीक है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे बताने का प्रयास कर रहा है कि पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि व्यक्ति अपनी, पूंजीवादी समाज में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता तो खो देता है, लेकिन व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है या नहीं खो दिया है, ठीक है। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है तो शायद वह वापस आ सकता है, ठीक है। वह पूंजीवादी विचारधारा को छोड़ के, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाओं को छोड़ करके फिर वह समाज में, समुदाय में अपनी संस्कृति को, अपनी सृजनात्मकता की शक्ति को दोबारा से वह हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से पूंजीवाद इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलने देता है
कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खोया है या नहीं खोया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नारीवाद को। ठीक है, नारीवाद को पढ़ेंगे। तो नारीवाद की क्या क्या ब्रांचेज हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं, उन सब के बारे में हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आप लोग इसको आप आगे पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप चीज़ों को रिवीजन में लाएं। ठीक है, जब तक आप रिवीजन में नहीं लाएंगे चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। कहीं आप आगे बढ़ने के चक्कर में आप पिछली वीडियोस को या पिछले जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप जरूर रिवीजन में लें, साथ के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, है ना। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट आपका लगवाऊंगा, क्योंकि पहले मेरा मोटिव है कि मैं पहले कोर्स को कंप्लीट करवाऊँ, देन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाऊंगा। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे फिर आप प्रैक्टिस सेट आपको समझ ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट में डायरेक्टली करवा भी सकता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है, आप यूथ की बुक ले लीजिए, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिए और आपको वहाँ से पता चलेगा कि मैंने जो जो चैप्टर करवाए हैं उस चैप्टर के आप क्वेश्चन करिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो एग्ज़ाम में आ रहा है या नेट में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। इन सब चीज़ों का भी आप एनालाइज कर लेंगे, फिर आप ये समझ जाएंगे क्या यह चैनल आपके लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी है। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। बार बार मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं जो अब तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर करें प्लीज़, आप लोग शेयर नहीं करते, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।